विद्यार्थी नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र ऐतिहासिक अध्ययन की श्रृंखला में मैं आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के विद्यार्थियों के लिए है। और विद्यार्थियों, ये प्रश्न पत्र संबंध रखता है राजस्थान के इतिहास से। राजस्थान का वो गौरवशाली इतिहास जो प्रारंभ से लेकर लगभग 1956 ईस्वी तक की गतिविधियों को अपने आप में समाहित रखता है। राजस्थान के अध्ययन की इस श्रृंखला के अंतर्गत विद्यार्थियों, मैंने आपसे इससे पहले आपकी प्रथम इकाई से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की थी और मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आई। आज विद्यार्थियों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको कहा जाता है राजपूत रियासतों के प्रतिरोध और सहयोग की नीति दिल्ली सल्तनत के साथ। इसमें हम विवेचन करेंगे इस बात का कि किन किन राजपूत स्टेट्स ने दिल्ली सल्तनत के साथ प्रतिरोध की नीति को अपनाया और किसने सहयोग की नीति को अपनाया। और प्रतिरोध की नीति के इस प्रथम चरण के अंतर्गत मैंने आपसे बात की थी विशेष रूप से हाड़ा चौहान शासक हमीर देव के बारे में। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज राजस्थान की उस दूसरी रियासत का आपसे विवेचन करूंगा जिसने दिल्ली सल्तनत के साथ प्रतिरोध की नीति को अपनाया, जिसने दिल्ली सल्तनत के साथ अपनी स्वतंत्रता के गौरवपूर्ण अध्याय को बरकरार रखने के लिए संघर्ष किया और खुद मरना मिट जाना स्वीकार किया, लेकिन दिल्ली सल्तनत की अधीनता को स्वीकार करना उन्होंने कबूल नहीं किया। विद्यार्थियों, इस रियासत का संबंध है जालोर से। विद्यार्थियों, ये रियासत थी जालोर के चौहान शासकों की और यह रियासत थी जालोर के चौहान शासक कीर्तिपाल द्वारा स्थापित शाखा की। वह कीर्तिपाल जो कि नाडोल के चौहान शासक अल्लण का पुत्र था, वह कीर्तिपाल जिसे उसके पिता ने 12 गांवों की जागीर दी थी, वह कीर्तिपाल जो केवल 12 जागीरों से संतुष्ट होने वाला नहीं था। तो जालोर की इस चौहान शाखा के, जो कि सोनगरा चौहान शाखा कहलाती है, इस चौहान शाखा के संस्थापक कीर्तिपाल से लेकर इस शाखा के अंतिम शासक कानड़ देव सोनगरा तक का जो जालोर का इतिहास है वह काफ़ी गौरवपूर्ण इतिहास है और राजस्थान के इतिहास से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हम ये पाएंगे कि कीर्तिपाल से लेकर कृष्ण कानड़ देव सोनगरा तक जालोर के शासकों ने अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष किया। तो आइए हम इस संघर्ष के कई विविध पहलुओं को और विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत का जो संघर्ष अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको जालोर के इतिहास की पृष्ठभूमि से अवगत कराना चाहूँगा। जालोर जो जावालीपुर या ज्वालापुर भी कहलाता है, जालोर जिसका किला सोनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है या सोनलगिरी दुर्ग के नाम से भी यह दुर्ग जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में विद्यार्थियों, हमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि शक्तिशाली परमार शासक वाकपति राज मुंज उसने जालोर पर अपना अधिकार किया और इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में कायम किया। विद्यार्थियों, जालोर को जहाँ जावालीपुर भी कहा जाता है, वही इसके अलावा जालोर की उत्पत्ति के बारे में अगर हम इस शब्द का विश्लेषण किया जाए तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, जाल प्लस लोर। जाल एक प्रकार का वृक्ष है जो इस क्षेत्र में बहुतायत से पाया जाता है और लोर का मतलब होता है सीमा, यानी जाल वृक्ष की सीमा वाला क्षेत्र यह कहलाया जालोर। तो जालोर हम 10वीं सदी के अंत में हम ये देखते हैं कि जालोर वाकपति राजमुंज जो कि परमारों का काफ़ी शक्तिशाली शासक था, उसके अधीनता में था। वाकपति राजमुंज के बाद परमारों की सत्ता का पतन हुआ और हम ये देखते हैं कि परमारों के कुछ वंशज वे गुजरात के चालुक्यों के सामंत के रूप में जालोर पर शासन कर रहे और परमारों की एक शाखा आबू में भी कायम हुई थी। हम इस शाखा के अंतिम शासक के रूप में कुंतपाल का उल्लेख पाते हैं। परमारों के जो अंतिम शासक थे उसमें कुंतपाल जालोर पर शासन कर रहा था
और वीर नारायण वो सिवाना पर शासन कर रहा था। दहिया सरदार के विश्वासघात के कारण दहिया सरदार ने यह विश्वासघात कीर्तिपाल के साथ मिलकर किया था। तो इस विश्वासघातपूर्ण षड्यंत्र के द्वारा कीर्तिपाल ने दहिया सरदार को अपना मोहरा बनाकर जालोर पर अपना अधिकार कर लिया और कीर्तिपाल के द्वारा जालोर पर अधिकार करने के साथ ही जालोर की परमार शाखा की समाप्ति होती है और इसके साथ ही जालोर पर एक नवीन शाखा जो सोनगढ़ चौहान शाखा के नाम से जानी जाती है, इस शाखा का वर्चस्व कायम हो जाता है। कीर्तिपाल यह नाडोल के चौहान शासक अल्लण का पुत्र था, तेजस्वी था, महत्वाकांक्षी था। कीर्तिपाल जिसे कीतू के नाम से भी जाना जाता था, इसको इसके पिता ने 12 गांव जागीर में दिए, लेकिन ये वो व्यक्ति था जो 12 गांवों से संतुष्ट होने वाले नहीं था। 12 गांव इसकी महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट करने वाले नहीं थे और अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उसने मेवाड़ की तरफ नजर गड़ाई। मेवाड़ पर उस वक्त सामंत सिंह का शासन था और विद्यार्थियों, सामंत सिंह के दौर में फैली हुई अव्यवस्थाओं के कारण मेवाड़ के सामंतों ने आमंत्रित किया कीर्तिपाल को, कीतू को, कि वह मेवाड़ पर अधिकार कर ले और मेवाड़ के सामंतों की मदद से ही उसने सामंत सिंह को हटाकर मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन जल्दी ही मेवाड़ के सामंतों को यह पसंद नहीं आया कि सामंत सिंह को हटाकर कोई दूसरा राजपूत जो चौहान शाखा से जुड़ा हुआ वो मेवाड़ पर अधिकार कर ले। तो उन्होंने गुजरात के चालुक्यों से संबंध कायम किए और गुजरात के चालुक्यों से संबंध कायम करने के बाद, उनकी मित्रता हासिल करने के बाद उन्होंने वहाँ से मेवाड़ से कीर्तिपाल को हटा दिया। कीर्तिपाल के लिए बहुत बड़ा आघात था। कीर्तिपाल गुजरात के चालुक्यों के विश्वासघात से बड़ा क्षुब्ध हुआ, बड़ा दुखी हुआ और उसने अपना स्वतंत्र राज्य कायम करने का निश्चय किया और उसकी दृष्टि जालोर पर गड़ी। जालोर जो उस वक्त परमारों के पास था, दहिया सरदार को उसने अपनी तरफ से मिलाया और कुंतपाल को, जो कि परमार शाखा का अंतिम शासक था, उसको हटाने के बाद उसने जालोर पर अपना शासन कायम किया। कुंतपाल के जालोर पर अधिकार करने के साथ ही विद्यार्थियों, जालोर की सोनगढ़ चौहान शाखा का प्रारंभ होता है। सोनगढ़ चौहान शाखा काफ़ी महत्वपूर्ण शाखा थी और जहाँ कीर्तिपाल द्वारा इसकी स्थापना हुई, वही दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हमलों के द्वारा जो जालोर पर हमले किए गए थे, उन हमलों के परिणाम स्वरूप जालोर की इस चौहान शाखा का अंत होता है। तो आइए विद्यार्थियों, हम इस संघर्ष को जानने से पहले इस टॉपिक को विद्यार्थियों मैं कुछ पार्ट में बांट के आपको समझाऊंगा। तो इस चीज़ को समझने से पहले आइए हम उन स्रोतों के ऊपर गौर करें जो कि हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे हैं जालोर के चौहानों के दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष के बारे में। इन स्रोतों के अंदर हमारे पास कई ऐतिहासिक स्रोत भी है और कई साहित्यिक स्रोत भी है। साहित्यिक स्रोतों के अंदर हमारे पास पद्मनाभ द्वारा रचित ग्रंथ है कानड़देव प्रबंध। इसके अलावा मूता नैणसी द्वारा रचित ग्रंथों से भी हमें जानकारी मिलती है। अमीर खुसरो और फरिश्ता के विवरण भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और एक हमें मकराना अभिलेख भी मिलता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहा है इन संबंधों के बारे में। तो हम काफ़ी गौर से इन चीज़ों को देखेंगे, लेकिन पहले हम इतिहासकार की दृष्टि का अध्ययन करें। हमारे सामने कई प्रश्न पैदा होने चाहिए अपने आप में इतिहास के एक विद्यार्थी होने के नाते कि क्या हम तमाम स्रोतों को बगैर इतिहासकार के दृष्टिकोण को जाने स्वीकार करें? नहीं, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो एक इतिहास के शोधार्थी, इतिहास के विद्यार्थी और एक आम आदमी के बीच में फ़र्क नहीं हो पाएगा। हमें दृष्टिकोण को देखना पड़ेगा और जब हम इस दृष्टिकोण को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि पद्मनाभ का जो ग्रंथ है कानड़देव प्रबंध, वो राजपूती दृष्टिकोण से लिखा गया है, कानड़देव के पक्ष में लिखा गया है।
कान्हड़देव और उसके बेटे वीरमदेव के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है, इसलिए केवल इस विवरण के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें मोहनोद नैन्सी का विवरण भी देखना पड़ेगा, जो उसने जालोर के चौहान शासक और कान्हड़देव सोनगरा के बारे में लिखा। इसके अलावा हमें उन दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए मुस्लिम इतिहासकारों की दृष्टि को भी परखना पड़ेगा। खुसरो की दृष्टि को देखना पड़ेगा कि खुसरो विवरण लिख रहा है तो उसका क्या दृष्टिकोण है, या फरिश्ता के विवरण में क्या जानकारी मिलती है। और इसी प्रकार हमें मकराना अभिलेख उसको भी समझना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों, पार्ट 1 के अंतर्गत मैंने आपसे कुछ बेसिक जानकारी, कुछ प्रारंभिक जानकारी जालोर के प्रारंभिक इतिहास के बारे में दी। इसके बाद पार्ट 2 में मैं आपसे बात करूंगा जालोर के चौहान शासकों का दिल्ली सल्तनत के साथ जो संघर्ष है, जो संबंध है, हम उसके अगले अध्याय पार्ट 2 में बात करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।